ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? स्लोप ऑफ विंड स्क्रीन ऑफ अ कार ए एंड बी आर 15 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। मतलब स्लोप मतलब इंक्लिनेशन दे रखा हॉरिजॉन्टल से। फिर उन्होंने कह रखा है ड्राइवर ऑफ कार ए एंड बी ऑब्जर्व दैट हेल स्टोन्स स्ट्राइक द वेंस इलास्टिकली एंड बाउंस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे बहुत चीजें आप ओवरलुक कर जाओगे जो इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहली उस चीज उसने बोली है इलास्टिकली, स्ट्राइक करती है एंड रीबाउंड करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। इलास्टिकली का पहले मतलब क्या होता है? व्हाट डज इलास्टिकली मीन? इसके दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। पहला चीज कि हमारी जो स्पीड है बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन, ये अगर फिक्स सरफेस से स्ट्राइक कर रही है तो ये सेम होती है। फिक्स सरफेस से स्ट्राइक करने पे ऑब्जेक्ट की कोलिजन कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी होगी और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी, दोनों वैल्यूज आपकी सेम होंगी। तो इसका मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस, ये कंडीशंस को याद रखिए। ये आप वर्क पर एनर्जी में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं बस आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? सो विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस, अगर कोई फिक्स सरफेस होगी तो उस केस में वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अगर आप निकालोगे मैग्नीट्यूड में, और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालोगे, ये दोनों सेम आएगी। ठीक है, ये पहला कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरी चीज, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालोगे, क्योंकि कोई भी कोलिजन में एक आती है, स्ट्राइक करती है एक सर्टेन एंगल पे और रिबाउंड करती है एक डिफरेंट एंगल पे। तो इसका मतलब है कि जब आप जैसे इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में सोचते हो, अगर मिरर पे एक लाइट गिरती है तो एक पाथ में आती है और दूसरे पाथ में जाती है। तो इंसिडेंट रे का जब आप नॉर्मल के साथ एंगल चेक करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड फिर रिफ्लेक्टेड रे का जब आप एंगल मेजर करोगे नॉर्मल के साथ तो उसको रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको मेजर करना है, कोलिजन के पहले का और कोलिजन के बाद का एंगल मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, एंड ये दोनों एंगल आपको सेम मिलनी चाहिए। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, ये बाउंस करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? क्या ये ग्राउंड का पर्सन बता रहा है या कोई और बता रहा है? ड्राइवर्स बता रहे हैं। और ड्राइवर्स बता रहे हैं तो ड्राइवर का फ्रेम कौन सा है? कार का फ्रेम है। इसका मतलब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन बोला है, बाउंस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है? ये विथ रिस्पेक्ट टू कार है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आपको बात समझ आएगी? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो आपको ये इंपॉर्टेंट है ये डिकोड करना, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप इक्वेशंस लिखोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? दी होल हेलस्टोन्स एक्चुअली फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब हेलस्टोन्स का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम वेलोसिटी निकालते तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती। अब क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ कार ए और कार बी की वेलोसिटी वी ए वी भी दे रखी है इन सेम डायरेक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी बाई वी का रेशियो। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कहीं विंड स्क्रीन है, लेट्स से दिस इज द विंड स्क्रीन, और ये कार की हमारी बोनेट है, और जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यहाँ पे एक चक्का इमेजिन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि रोड का ही सिचुएशन दिखा रहे हैं। ठीक है, पूरी कार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जितना काम है हम बस उसको दिखा रहे हैं। ये एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये थीटा ही बेसिकली आपको दो केस के लिए अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। एक बार उन्होंने दी है 30 डिग्री और एक बार दे रखी है 15 डिग्री है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हैं। ये नॉर्मल क्यों ड्रॉप करना जरूरी है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको इसी के रेस्पेक्ट में दिखाई देंगे। तो कोलिजन के बाद उसने क्या कह रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि कोलिजन के बाद हेलस्टोन्स कैसे जा रहे हैं? ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड्स। इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और अगर मैं बिफोर कोलिजन से दिखाऊं तो एग्जैक्टली उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही कुछ एंगल पे आना पड़ेगा ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? सेम हो। क्या आपको बात समझ आ रही है? दिस इज वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी। ये बिफोर एंड आफ्टर हम किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं आपको पता चल रहा है? कार के रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में। तो हमारा फ्रेम ध्यान रखना ये कार ही है। ठीक है, दिस इज द फ्रेम फ्रॉम विच वी आर शोइंग दिस सिचुएशन। हमारी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार किस तरफ होगी? टुवर्ड्स राइट होगी, वीसी होगी इस तरफ। और हेलस्टोन्स एक्चुअली किस तरफ फॉल कर रहे हैं? नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डाउनवर्ड्स एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज राइटवर्ड्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा जब हम फ्रेम अपना फिक्स कर रहे हैं किसके ऊपर? कार के ऊपर। तो हमको रिवर्ट एंड ऐड करना पड़ेगा ना। रिवर्ट एंड ऐड करो यहाँ पे। ये वेलोसिटी ऑफ कार हमने रिवर्ट करके ऐड कर दी। नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार जिसकी मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो वीसी है, राइट? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालोगे आप, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये किसकी वेलोसिटी मिलेगी आपको? ये बी वेलोसिटी बी फोर। हेल स्टोन्स विथ रिस्पेक्ट टू कार मिलेगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? यही वाली वैल्यू को मैंने क्या कर रखा, दिस इज वी बिफोर, मतलब बिफोर स्ट्राइकिंग ये वाली वेलोसिटी थी हेलस्टोन्स के पास। अब ये चेक करो, सिंस ये वाली एंगल देखो ध्यान से, ये वाली एंगल क्या थीटा है? चेक करो, है ही नहीं है थीटा? हाँ दिख सर। रही है आपको? क्या सबको दिख रही है ये चीज? ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया? थीटा हो गया। अब उधर से थीटा हमने मार्क कर रखा, मतलब ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट।
अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, थीटा। अब चेक करो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो हमने दिखा रखा है, इसका वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, 2 थीटा। कैन यू सी दिस? तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचते और ये एंगल को हम क्लियरली मार्क कर सकते थे 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे भी एंगल को हम क्या मार्क कर सकते हैं, 2 थीटा मार्क कर सकते हैं ना। समझ आई? अब इस वेलोसिटी ट्रायंगल से देखो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan 2 थीटा इज VC डिवाइडेड बाई VH, एंड देयरफॉर VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VH मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ 2 थीटा। और वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन्स तो वेरिएबल नहीं है, वेलोसिटी ऑफ कार वेरिएबल है। अगर आप कार की वैल्यू को, वेलोसिटी को चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन्स भी क्या आएगी आपके लिए, डिफरेंट। सॉरी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन्स तो फिक्स है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपको क्या करना है, रिबाउंड करते हुए दिखाई देगा वो। अब आप रेशियो ले लो, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 30 मतलब 60 डिग्री, एंड देयरफॉर 1/3 आ गया। हमको VB और VA का रेशियो पूछा था, तो इसको उल्टा कर दो, तो VB बाई VA दैट बिकम्स 3:1। यही आंसर हो जाएगा, आंसर इज 3:1। समझ आई सबको? ठीक है, हाँ या ना? यस। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये वाले लोग काफी लोगों ने पूछी थी। ये याद आ रहा है आप सबको? अगर गूगल का सहारा नहीं लिया होगा तो याद आ जाएगा, अगर गूगल का सहारा ChatGPT का सहारा लिया होगा तब तो याद नहीं आएगा, क्योंकि ChatGPT ने जो लिखा तुमने भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ChatGPT को तो उतने अच्छे से नहीं आएगा ना, वो तो बेचारा मशीन है। वो बस इंस्ट्रक्शन पे बेस करके स्टेप्स को फॉलो करके आंसर निकालना जानता है, वो स्मार्ट वर्क नहीं करना जानता है। मैं आपको स्मार्ट वर्क करके दिखाता हूँ। इसमें क्या कर रहे हैं वो, वेलोसिटी ऑफ ए दिखा रखी है, इस तरफ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विच इज √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। और उसने कह रखा है इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि बी की जो वेलोसिटी यहाँ पे कोई है बी, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सच कि ये टोटल एंगल उसने 60 डिग्री दे रखा है, दिस एंगल इज गिवन है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन का डेटा है, मेरा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये 60 डिग्री का डेटा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी। अब वो कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ बी ऐसा है सच कि ए जब अपने लोकस में आगे चल रहा है और बी जब अपने लोकस में आगे चल रहा है, ये लोग एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट कर जाते हैं। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को आपके लिए पूरा का पूरा रीड आउट नहीं किया, बट यही जिस्ट है, दिस व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो एक तरीका क्या हो सकता है आपके लिए, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसकी कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी लिख लो और इसकी कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी लिख लो, वो आराम से लिख पाओगे आप। जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो फाइनली तो सिंस दोनों एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा। बट दैट इज डन बाय बाय ऑब्जर्विंग द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक चीज दूसरी चीज से जाके मिलती है, तो बेस्ट तरीका होता है कि हम अपने फ्रेम को क्या करें, किसी एक में सिचुएट कर दें, दैट विल सिंप्लीफाई ऑब्जर्वेशन। क्योंकि तुम सोचो अगर तुम भी चल रहे हो और मैं भी चल रहा हूँ, बाहर से कोई देखेगा तो ऐसे जाके इंटरसेक्टिंग का सिचुएशन बन रहा है। बट अगर हम लोग दोनों एक दूसरे को देखेंगे तब क्या दिखेगा, तो हम अपना मोशन तो देख नहीं सकते। तुम अपनी मोशन नहीं देख पाओगे, मैं अपनी मोशन नहीं देख पाऊंगा। बट हम दोनों एक दूसरे को तो देख सकते हैं। और जब हम लोग एक दूसरे को देखेंगे तब क्या दिखाई देगा, तब दिखाई देगा कि मैं तुमसे जाकर टकरा रहा हूँ, और तुमको दिखेगा कि मैं तुमसे जाकर टकरा रहा हूँ, और मुझे दिखेगा तुम मेरे से टकरा रहे हो। तो हम दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू ईच अदर वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। मतलब तुम्हें दिखना चाहिए मैं तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ, और मुझे दिखना चाहिए कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो। यही तो कंडीशन ऑफ कोलिजन है। अगर तुम्हारी वेलोसिटी मेरे लाइन के अलॉन्ग नहीं है, इधर कहीं है, तुम मुझसे नहीं टकराओगे, सिंपल सी लॉजिक यही है। तो अब हम क्या करेंगे, यही काम करते हैं। व्हाट आई डू इज, मैंने अपने फ्रेम को सपोजली ए पे सिचुएट कर दिया। अब ए हो गया स्टेशनरी, ए की वेलोसिटी को मैंने रिवर्ट करके ऐड कर दिया। ये हुई वेलोसिटी ऑफ ए रिवर्टेड वैल्यू, जिसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, अब ये सोच के देखो, वीवी का इस तरफ का एंगल कितना है, 15 डिग्री है। अगर मैं ए और बी को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है, ए और बी को कनेक्ट करता हुआ लाइन कौन सा है, देखो ये है ए बी को कनेक्ट करता हुआ लाइन। वी नीड द हाँ। रिलेटिव वेलोसिटी टू बी along दिस लाइन, राइट? सो डू वी नीड एनी कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू इट, डू वी नीड एनी परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट टू इट? नहीं, क्योंकि अगर इधर या इधर कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट रह गया, अगर इधर मान लो कंपोनेंट रह गया, तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आ जाएगा, तो कोलिजन होने का कोई चांस नहीं बनेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसलिए वी नीड कि इस वीबी का जो इधर का कंपोनेंट, देखो इधर का कंपोनेंट और ये जो वीए का इधर का कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो फिर ना तो इधर कोई वेलोसिटी बचेगा ना तो इधर कोई वेलोसिटी बचेगा, तब क्या होगा, रिजल्टेंट इधर ही आएगा, एंड देन कोलिजन विल टेक प्लेस।
तो बस मैं वही कंडीशन को यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। सो आई ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टिंग ए एंड बी। यहाँ पे वीबी का कंपोनेंट ब्रेक किया, देखो दिस इज वीबी इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, और यहाँ पे जो कंपोनेंट दैट इज वी ए इंटू, ये एंगल तो 45 है, तो वी ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, ये वाली कंपोनेंट को इसके साथ हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चाहिए नहीं। तो वैल्यू लिखो यहाँ पे। सो वी बी इंटू साइन ऑफ 15, साइन 15 कैसे निकालेंगे? 60 माइनस 45 कर सकते हैं ना, या 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं, एक ही बात होगा। दैट शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। मतलब वापस से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी बी इंटू, अब यहाँ साइन ए कॉस बी, मतलब √3/2 इंटू 1/√2 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/√2, एंड दिस इज इक्वल टू वी ए, ये तो खुद ही √3 माइनस 1 इंटू 1/√2 है। आप चेक करो, ये √2 तो कट गया, और √3 माइनस 1 भी कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी आराम से यहाँ से आ गया। दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई है। यस सर। ये हो गई दूसरी आपकी। ये काफी लोग पूछ रहे थे, इसलिए डिस्कशन करना जरूरी था। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें इंफॉर्मेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं दिया था, इसलिए ये आप मेजॉरिटी लोग कर भी नहीं पा रहे थे। अ बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर इन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बोल रहे थे एंगल एट विच बोट हेडेड विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, बट यहाँ पे अब क्वेश्चन का पार्ट जो है इनकम्प्लीट हो गया। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट था, ये क्वेश्चन में मिसिंग था। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए उसको कितने एंगल पे स्विम करना, ये उसको निकालना था 2π/n पे। ठीक है, आपको पता है मिनिमम ड्रिफ्ट के दो केसेस होते हैं। एक केस वो होता है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर बड़ी होती है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, तब उस केस में आप डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर मूव कर पाते हैं। बट दूसरा केस ये है जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर दैट इज स्लो लेसर कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, तब आपको पता है टेंजेंट। स्लो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होती है। तब उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, वीएसआर को ऐसा चूज करना पड़ता है ताकि वीएस के साथ वो क्या परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर। तो कंडीशन का केस था ये। तो इस केस में सिंस ये थ्योरी डिटेल में कवर्ड है, मैं थ्योरी इसका नहीं बता रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन का मिसिंग पार्ट जो है वो बस आपको बता दिया। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इस तरफ है, ठीक है, या ये ध्यान रखना था कि इस केस में VBR ग्रेटर देन VR है, देयरफॉर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल। और इस केस में हमें करना क्या होता है, उल्टा कर दिया क्या ना, हाँ हाँ सॉरी, हाँ, VBR इज लेस देन। सो जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है, बट जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो फिर मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं? देयरफॉर आपको VBR को आपको परपेंडिकुलर टू VB रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोट है, स्विमर नहीं है, बोट है। ये इसकी थ्योरी ऑलरेडी आपके नोट्स में है, ठीक है, आप वो रेफर कर लीजिएगा अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे हमें कंडीशन कैसी लगानी पड़ेगी? हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मैंने VBR को ऐसा रखा सच कि उसमें VR वेक्टोरियली ऐड हो रही है, तो इस केस में रिजल्टेंट जो हमें मिल रही है दिस इज VB, और ये दोनों आपकी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, यही कंडीशन है। अब अगर ये कंडीशन है, ये वाली वैल्यू आपके पास है 10, ये वाली वैल्यू है आपके पास 5, और ये एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो देखो 10 cos of 60, ये एग्जैक्टली सॉरी 10 cos थीटा, 10 cos थीटा इज 5, इसका मतलब cos थीटा इज हाफ, इसका मतलब थीटा कितनी है? 60। अब थीटा का 60 है तो डाउन स्ट्रीम के साथ, ये वाली चेक करो स्ट्रीम के साथ, ये वाली एंगल कितनी आएगी? 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट? तो इसका मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? दिस इज 120 डिग्री। ये डिग्रीज में 120 है, रेडियंस में कितना है? 2π/3, राइट, रेडियंस में। और उसने एग्जैक्टली यही पूछा था कि 2π/n रेडियंस है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सो देयरफॉर n का वैल्यू हम 3 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड था, बस डेटा मिसिंग था वहां पे। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन भी काफी लोगों ने पूछी थी। Three particles start from origin at the same time, one with a velocity v0 along x-axis, second with a velocity v2, 2 meter per second along y-axis, and third along the line y equal to x. The velocity of the third particle is 2√2 by x meter per second, so that they are always in a straight line. मतलब तीन पार्टिकल को कनेक्ट करो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यही वो क्वेश्चन में कह रहे हैं। इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे।
कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या है? स्लोप कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट्स इट। तो हम ए बी सी अगर तीन पार्टिकल नाम देते हैं, ए बी एंड सी, तो ए बी का जो स्लोप आना चाहिए, ए सी का जो स्लोप आना चाहिए, बी सी का जो स्लोप आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो बस यही चीज आप करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग ओरिजिन से, स्टार्ट कराओ ओरिजिन से, एंड अकॉर्डिंगली उनको मूव करा दो। अगर यहाँ पे ए है, ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड से। 1 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर अ टाइम टी कहाँ पे पहुंच गया होगा ये? अगर मैं ये टाइम टी पे अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स को दिखाऊं, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? 1 इंटू टी। करेगा नहीं करेगा? 1 इंटू टी। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी हो गई? t, 0। राइट, ये एक्स एक्सिस पे ध्यान करना। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं बी को यहाँ पे मूव करा रहा हूँ डबल वेलोसिटी से, ये 2 मीटर पर सेकेंड से, ये बी है जो इधर जा रहा है, ठीक है, दिस इज बी। तो ये थोड़ा लंबा डबल डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे इसको ज्यादा कवर करा देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना कवर कर लिया होगा? 2t। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी हो गई? कितनी कोऑर्डिनेट्स होगी इसकी? 0, 2t। अब इन दोनों को कनेक्ट करता है, एक लाइन खींच दो आप यहाँ पे। अब सी को आप मूव करा रहे हो इस लाइन पे, इस लाइन पे, ये 45 डिग्री वाली लाइन है, सॉरी, ये है 45 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, अब अगर ये 45 डिग्री की है और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी है, मुझे नहीं पता कितनी है, बट ये सी है। तो यहाँ पे जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो इतना तो पक्का है, जितना इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उतना ही वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? वी टी। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? वी टी बाई रूट 2। और ये डिस्टेंस इधर का एक्स कोऑर्डिनेट का भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी? वी टी बाई रूट 2। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी हो गई? वी टी बाई रूट 2, कॉमा वी टी बाई रूट 2। अब ये सोचो, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब हम कह सकते हैं ना, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। कह सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब स्लोप हर जगह से सेम मिलनी चाहिए। ए बी की स्लोप कितनी है? -(y/x), क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव है। तो -(2t डिवाइडेड बाई टी), यही आएगा ना। एंड ए सी के लिए क्या करोगे? वी टी बाई रूट 2 -(0) डिवाइडेड बाई वी टी बाई रूट 2 -(t). यहाँ से ये टी टी कैंसिल आउट ही हो गया। अब यहाँ से आपके पास आ रही है -(2) इज इक्वल टू वी बाई v-(√2). ये चल देखो, इक्वेशन में आ गई आपके पास। तो आपके पास क्या आई? -(2v +(2√2) इज इक्वल टू वी। एंड देयरफॉर वी की वैल्यू हो गई है 2√2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई है। तो 2√2/x बोल रखा था उसने, तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई है। दैट्स द आंसर। ठीक है, जस्ट कोलिनियरिटी का कंडीशन, और कुछ नहीं है। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफी लोग अटके। इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग फेंका है, और इंक्लाइन प्लेन पे फेंकने के बाद हमें ये पता चलता है कि जब ये इंक्लाइन प्लेन पे लैंड करता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन 90 डिग्री पे है इंक्लाइन प्लेन के साथ। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी उसने यहाँ पे क्लियरली मार्क कर रखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे दिखा रखा है। हमने ये केस को एक्चुअली ऑलरेडी कवर किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने ये तो किया था ना कि बताओ कितने टाइम के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर हो जाती है। ऐसा केसेस कवर किया था, आपको याद आ रहा है? तो ये देखो, अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूँ ये वाली डायरेक्शन, और यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है बेसिकली इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो चुकी है। बस इतना कंडीशन को आपको यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ वेलोसिटी के, तो एक तो मुझे इस डायरेक्शन में दिखेगा, देखो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको? यू कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन जो जी है, उसके दो कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आपको इस तरफ दिखेगा, ये एंगल अल्फा है तो जी कॉस अल्फा। और एक इस तरफ दिखेगा पैरेलल टू इंक्लाइन विच इज जी साइन अल्फा। आप चेक करो, इस तरफ की वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, और इस तरफ की एक्सेलरेशन उल्टे तरफ कितनी है? जी साइन अल्फा। तुम देखो, जब ये वेलोसिटी ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिर रहा है, इसका मतलब पक्का है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। तो एक्स डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन का वेलोसिटी को आपको जीरो करना था। आपको याद नहीं ये सब चीजें हैं? अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यू हो और उल्टा तरफ अगर ए हो, तो इसकी वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगता है? यू बाई ए। तो यहाँ पे यू कितना है? यू कॉस थीटा। और उल्टा तरफ का एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा। तो इसका मतलब टाइम कितनी देर के बाद ये वेलोसिटी जीरो हुई है? वी एक्स की वैल्यू जीरो हुई है,
यहां से ही हमको डायरेक्टली पता चल रही है कि ये टाइम कितनी होनी चाहिए, u cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g साइन ऑफ अल्फा। आई बात समझ में आपको? एंड ये टाइम को अब हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। अब हम वाई डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे, एक्स डायरेक्शन का तो हो गया, वाई डायरेक्शन सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, इस डायरेक्शन पे। आप देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, और उल्टा तरफ एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस अल्फा। तो इस कंपोनेंट को जस्ट एनालाइज करो, पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, यही तो है। जाने का टाइम कितना होगा, यू साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, और आने का भी टाइम कितना होता है, सेम होता है। तो ये कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, दैट्स द वैल्यू। सो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ अल्फा। एज इफ यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि ग्रेविटी की जगह हमारा क्या हो गया, जी कॉस अल्फा हो गया, दैट्स द ओनली चेंज। बस वही किया हमने, अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, काम खत्म है। ये u और g तो कट ही जाएगा, और अब आपके पास क्या कंडीशन आ रहा है, कॉट ऑफ अल्फा, कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा। यही आंसर हो गया। तुम्हारा जी ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया, जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, किस तरफ होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं समझते आप? डिजाइन बना रही है। हम्म। ओके। ये वाली भी ग्रुप में भी आई है, और फिर वैसे पर्सनली भी काफी लोगों ने पूछा है। हम्म। बट ये सिमिलर कंसेप्ट ऑलरेडी किया है मैंने। लोकस निकालने का तरीका क्या होता है, लोकस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, और एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालने का तरीका, एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, वाई कोऑर्डिनेट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, टाइम को एलिमिनेट कर दो, यही तो तरीका है। हम इसमें मोशन को क्या करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहले देखो यहाँ पे किसका इंफॉर्मेशन हमें श्योरिटी के साथ पता है, वाई का। देखो वाई का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बट एक्स का जो वेलोसिटी है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, राइट। उसने क्या रखा, बी वाई दे रखा है, बी इंटू वाई का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट वेलोसिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस से कर लिखें, पहले तो वाई एक्सिस को ही एनालाइज कर लेते हैं। वाई एक्सिस के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। वाई एक्सिस में आपको वेलोसिटी क्या दिख रही है, वी वाई की वैल्यू ये कितनी है, वी नॉट है, और ये तो कांस्टेंट है। और अगर वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्टली लिख सकते हैं, वाई माइनस जीरो, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, उसने ऑलरेडी क्या रखा है, दैट विल बी वी नॉट इंटू टी। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट इंटू टी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब एक्स एक्सिस पे आ जाओ। एक्स एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये कितनी है, बी वाई। वाई तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, वो कितना है, वी नॉट इंटू टी। तो लिख सकते हैं बी इंटू वी नॉट इंटू टी, लिख सकते हैं। अब वी एक्स की वैल्यू देखो आपको क्या दिख रही है, बी वी नॉट इंटू टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि डी वाई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी करोगे आपको टी दिख ही जाएगा, डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस ये कितनी आ रही है, बी वी नॉट विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एक्स माइनस जीरो, हाफ ऑफ बी वी नॉट इंटू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से उठा के सेकंड इक्वेशन में डाल दो, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। तब आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ बी वी नॉट इंटू टाइम का स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से वी नॉट कट गया, और एक्स की वैल्यू आ गई है बी बाई टू वी नॉट मल्टीप्लाइड विथ वाई स्क्वायर। ये किसका लोकस है, लोकस क्या है, पैराबोला है। बराबर। दिस इज अ पैराबोला। क्या हमें ये इतना दूर तक करने की जरूरत थी, या फिर हम कहीं और से थोड़ा सा आसान बता सकते थे, सर बताइए। सर काम ये भी कह सकते थे कि हमें यहाँ पे इक्वेशन से ही दिख रहा है कि वाई पे डिपेंडेंट है एक्स, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी नहीं नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट भी। पैराबोला ही आएगा, ये थोड़ी पता चलता है, ये तो बकवास की चीज है। सर यदि আমরা dx dx by dt और dy dy by dt ডিভাইড করে দিই তখন আমরা नहीं, ये मैथमेटिकली चल रहा है बहुत ज्यादा, मैं एनालिटिकली बोल रहा हूँ। आप देखो, इससे ये तो पता चल गया, जैसे ही आपने ये स्टेप कंप्लीट किया, जहां पे आपको ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन वाज अ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होती है तो दो ही लोकस पॉसिबल होते हैं, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो श्योर है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन का है, एक्स एक्सिस का, जबकि वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों है, राइट। इसका मतलब दोनों का लाइन मैच नहीं करता, और दोनों की लाइन मैच नहीं करती, इसका मतलब क्या है, पैराबोला ही होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, सेम या फिर उल्टा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम या उल्टा होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो हमको इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी, तुम देखो इक्वेशन चाहिए क्या,
नहीं चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि ये बन क्या रहा है, जब आप इसका लोकस ट्रेस करोगे क्या बनेगा। तो ये पैराबोला होगा, ये तो हम यहीं डायरेक्टली जैसे ही हमने ये देख लिया, हमने ये देखा, वहीं से ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो वो एक बेटर तरीका होता आपको इस क्वेश्चन को करने का। कई बार आप क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली अगर हैंडल करें तो किया जा सकता है जल्दी तरीके से। और नहीं तो फिर आप जब चैट जीपीटी और इसकी करते रहोगे तो फिर तो यही चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस। ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी सॉल्व करके भेजा था, बट फिर भी मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी। तो एक बार दिखा देते हैं। इसमें क्या दिखा दिखा रखा उन्होंने कि एक ट्रेन है जो कि एच हाइट मीटर ग्राउंड से ऊपर चल रही है। डायग्राम में थोड़ी मार्किंग गलत दिखा रखी है उन्होंने। ये एच ऐसा होगा यहाँ पे, ये नहीं है। सो एच हाइट ऊपर से बेसिकली आपकी एक ट्रेन चल रही है, और वहां से एक एक इस ट्रेन की वेलोसिटी उसने दे रखी है। ये बेसिकली V√3 जो है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। और उसके बाद उसने क्या रखा है, वहां से एक इंसान क्या करता है, जैसे अगर इस तरफ ट्रेन चल रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को वो थ्रो कर देता है ऐसे विंडो से। सो ये जो वेलोसिटी दिखा रखी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये वाली जो वेलोसिटी दे रखी है, ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जो कि आपको V दिखा रखी है उन्होंने। ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो क्या करोगे आप, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन करना पड़ेगा। ये दोनों को वेक्टोरियली ऐड करोगे, आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगी। तो सिचुएशन कैसी दिख रही है अपने को? अच्छा, एक चीज और है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी कंसेप्चुअल मिस्टेक है। वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस देखो। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आप एक्स से वाई की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो। आप चेक करो, राइट हैंड फिंगर्स कर्ल करो, एक्स क्रॉस वाई। चेक करो, जेड एक्सिस नीचे की तरफ आ रही है, दिख रही है, बट उसने एक्सिस किस तरफ दिखा रखा है, वो ऊपर की तरफ। ये चॉइस आपका गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, -z होना चाहिए था। दिस इज -z। नीचे की तरफ हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का चॉइस नीचे की तरफ पॉजिटिव। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चॉइस उसने गलत दे रखा था। आपको ये चीज मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में समझाया था कि कोई भी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप एक्सेस चूज कर लेते हो और बोलते हो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस है, वो गलत हो जाएगा। हाँ, दो का चॉइस हमारे पास रहता है, आप एक्स वाई चूज कर सकते हैं, या वाई जेड चूज कर सकते हैं, या जेड एक्स चूज कर सकते हैं। बट इसके अकॉर्डिंगली जो तीसरा एक्सेस होगा उसका चॉइस आपका फिक्स हो जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा। वही चीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो हमें सिचुएशन क्या दिख रही है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ एक ग्राउंड का सर्फेस है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी बेटर आपको समझा पाऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे रोक लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा है। ये सोचो, यहाँ से हमने फेंका है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अपने को पता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, जो कि आपकी V√3 है। और इधर की तरफ हमने प्रोजेक्ट कर रखा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन विच इज V। इन दोनों की रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे, इन दोनों की रिजल्टेंट, तो ये बेसिकली आपको, अच्छा पार्टिकल था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको मिल जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये पूरा का पूरा वेलोसिटी आपका हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये वाली एंगल अगर आप निकालोगे थीटा, तो टैन थीटा आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो यहाँ पे, V/V√3 विच इज बेसिकली 1/√3। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो ऑब्वियसली वो इसी पाथ में ऐसा जाके कहीं जाके जमीन पे लैंड कर जाएगा। ऐसे तो कुछ होगा, जहां पे भी वो लैंड करेगा, वहां पे आप अगर इस जगह से ये वाले डिस्टेंस को अगर आप मार्क करोगे जहां पे भी वो गिरा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की चॉइस आप वैसे ही मार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली लाइन अपनी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और जिधर प्रोजेक्ट किया वो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था रिलेटिव टू ट्रेन, तो ये अपनी वाई एक्सिस होगी। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप नोटिस करना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब ये वाली डायरेक्शन देखो, ये वाली एंगल भी तो इधर से थीटा ही आएगी, राइट? तो ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं डायरेक्टली इसकी कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं यहाँ एक्स और वाई मार्क कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ अगर कंडीशन को दिखाएं, तो ये वाली कोऑर्डिनेट उसकी एक्स होगी, यहाँ से यहाँ तक की,
और ये वाली कोऑर्डिनेट उसकी y होगी। अब देखो यहाँ पे ये 1/√3 जो हमने निकाला, इसको y/x भी लिख सकते थे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ y आ गई है। यहाँ पे एक ऑप्शन यही था, आपकी x और y के बीच का रिलेशन फाइंड करना था जब वो जमीन पे गिर रही है। तो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन हमारी मिल चुकी है। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस निकालना होता कितना, ये डिस्टेंस कितना है मतलब ओरिजिन से, तो ये कितना लिखते हैं आप, √x² प्लस y² लिखते हैं। ये आपके लिए चॉइस होता। ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसने पूछा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री, व्हाट विल बी द डेविएशन व्हेन इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कितना एंगल घूम गया है। तुम अगर नोटिस करोगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ थी, इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया था, और फाइनली निकला है इधर से। तो अगर मैं ये फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करूं, ये देखो ये है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये चेक करो ये है फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये चेक करो, आपको ये तो पता है कि ये एंगल भी 30 होगी, होगी ना, होगी नहीं होगी, राइट, क्योंकि जितने एंगल पे वो स्ट्राइक करेगा उतने एंगल पे ही क्या होगा, रिटर्न भी चला जाएगा, करेक्ट है। तो अभी यहां से आप ये चेक करो, ये एंगल 30 तो गिवन है, और ये एंगल 30 अपने को पता है। देखो स्टार्ट किया उसने किधर से, इस तरफ से स्टार्ट किया, और इधर घूम के फाइनली वो इधर जा रहा है। तो टोटल डेविएशन कौन सी हो गई, यहां से इस पर्टिकुलर लाइन से ये वाली एंगल देखो, क्या ये पता चल रही है आपको, ये वाली एंगल को ही हम क्या कह रहे हैं, ये डेविएशन कह रहे हैं। डेविएशन का मतलब है कितना एंगल घूम गया वो, तो दैट डेविएशन बिकम 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का आपका डेविएशन मिलेगा इसमें। ठीक है, नमन एक बार उठो और बाथरूम में जाओ, अपना चेहरा धो अच्छे से, हो सके तो नहा लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर आना, शावर और सब है अंदर में। ठीक है, क्लास का शुरुआत हो रहा है अभी, जाओ उठो। सर बोलिए। सर उस पहले क्वेश्चन में वो ऑप्शन 90 डिग्री था सर, अगर 30 डिग्री से फेंके तो 90 होना पॉसिबल ही नहीं है ना सर, कभी भी कोई किसकी बात केस कर में। रहे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन, वो डिविएशन वाला। हाँ डेविएशन 90 डिग्री कह रहे हो, पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, सर वही वो पूछ अगर रहा ये था कभी 45 पॉसिबल। होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, तब तो 90 जी डिग्री सर, पॉसिबल है जी सर। है नहीं ना। सर, वो 30 के लिए, खाली 30 के लिए वो कभी पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेक करो, अपनी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज, ये एक रोनाल्डीनो का क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन बस अच्छा था, वो वाला बस डिस्कस करेंगे। बोल रहे हैं रोनाल्डीनो का हमें तो नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा जब तुमने देखा ही नहीं क्वेश्चन क्या है। मैं बस इसका एक पार्ट करूंगा, उस पार्ट को करने के लिए पूरा क्वेश्चन तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये ये वाली पाथ ट्रेस करने वाली पार्ट थोड़ी डिफिकल्ट है इसकी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक लड़का है जिसने एक बॉल को मारा, बॉल को मारने के बाद बॉल एक पाथ फॉलो करके नीचे आ रही है, और ये लड़का वापस से भागता है इधर और इस बॉल को पकड़ लेता है। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, ये देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एज सुन एज द बॉल इज रिलीज्ड ही स्टार्ट्स रनिंग अलोंग द लेवल ग्राउंड अंडर द बॉल, एंड 2 seconds लेटर व्हेन ही कम्स टू रेस्ट, उसको रेस्ट पे आना है, ही ट्रैप्स द बॉल एट द सेम हाइट। ठीक है, इसका मतलब ये कहीं पे भी ये क्वेश्चन में नहीं बोल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वो कह रहे हैं कि वो चल रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, भागता है, और फाइनली वो जाके रुक जाता है वहां पे। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, जैसे अगर क्रिकेट में भी हमारे किसी ने बॉल, बैट्समैन ने बॉल को मारा, तो हम पहले तेज भागते हैं, अब भागते ही थोड़ी रहते हैं, हमको पता है कि भाई एक जगह बॉल को कैच करना है, तो हम अपने आप को डिसलरेट करके रोकेंगे भी, तो कि भाई हम एक जगह पे जाके रुक के उसको कैच भी पकड़ लें। तो हमारी जो मोशन है इस जर्नी में वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी मोशन जो है ट्रैक पे, ये यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू इन्फॉर्म अस इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। फिर उन्होंने क्या बोला है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो ठीक है, ये तो हम हमेशा मान के चलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच रोनाल्डिनो किक द बॉल। तो ये तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट से मिल जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दे ही रखी है, तो वहां से हम आराम से निकाल सकते हैं 2v0 इंटू साइन 60 मतलब √3/2
एंड दैट शुड सॉरी डिवाइड बाई जी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितना आएगा, 2 सेकंड, राइट, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ही पकड़ ले रहा है वो कह रहा है। ये 2 और ये 2 तो गया, और वी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिवाइडेड बाई √3 मीटर पर सेकंड। ये आसान सा पार्ट था, 20/√3 आ जाएगा। फिर पूछा उसने व्हाट विथ व्हाट एवरेज वेलोसिटी मस्ट रोनाल्डिनो रन इन ऑर्डर टू कैच द बॉल। एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि थ्रू आउट तो जर्नी वो क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव किया है, एक्सेलरेट किया, फिर डिसलेट करके रोका है उसने अपने आप को, खुद को। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चलनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वही तो उसका भी है, इसका मतलब रेंज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी ऑफ मैन, या मैन ये रोनाल्डिनो ही है जो भी है, आर लिख देते हैं, ठीक है। दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोनाल्डिनो डिवाइड बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये रेंज, सो रेंज बाय टाइम टेकन। रेंज कितनी है? ट्वाइस ऑफ ux इंटू uy डिवाइडेड बाई जी, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ 1/t, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो। सो 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, ये 20/√3 है, तो 20/√3 इंटू 20/√3, ये ux uy में दोनों में कॉमन आएगा, और एक में sin 60 आएगा, एक में cos 60 आएगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू √3/2। एंड फिर डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, g मतलब 10, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2 सेकंड था, तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेशन कर लें, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 और ये 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी जाएगा, ये 2 आपका 10 से जाएगा, ये √3 ये √3 से चला गया, तो वैल्यू आ गई 10/√3 मीटर पर सेकेंड। 10/√3, 10/√3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब डिफिकल्ट पार्ट नहीं थे, आसान थे, बट फिर भी ठीक है, आपको एटलीस्ट ये लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करो कि क्या पूछ रहे हैं वो। अब आपका ये जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग कर्व्स फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्सेस टाइम। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को प्लॉट कर रहे हैं, पूरी ये पूरी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट की गई है। चूज द वन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ रोनाल्डिनो एंड द बॉल। बॉल का तो अपने को पता है, बॉल का डू वी नो बॉल का मोशन कैसा है? वेलोसिटी अलोंग एक्स स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट होती है, और अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? बॉल के लिए। बॉल। अब देखो स्ट्रेट लाइन बॉल का 2 ऑप्शन में तो नहीं है और 2 ऑप्शन में है। कैन यू सी दिस? कहाँ पे आपको दिख रही है? ये देखो, ये ऑप्शन में देखो स्ट्रेट लाइन बनाया है, ये ऑप्शन में भी स्ट्रेट लाइन बनाया है, तो इधर सी है या डी है, ये अब इन दोनों में से कौन सा, ये नहीं पता। बट एक चीज है, देखो फाइनली बॉल को तो पकड़ना होगा उसको, और फाइनली बॉल को अगर पकड़ेगा तो एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट बॉल का आएगा और जितना डिस्प्लेसमेंट पर्सन का आएगा वो दोनों का सेम होना चाहिए फाइनली। तुम देखो जहां से स्टार्ट किया वो ओरिजिन है दोनों ही, और तुम देखो फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट इसमें भी दोनों का सेम है और इसमें भी देखो दोनों का सेम है। कैन यू सी दिस? दिख रही है आपको? एक ही टाइम पे एक ही एक्स कोऑर्डिनेट फाइनली दोनों की हो रही है, तो इससे हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। बट एक इंफॉर्मेशन जिसको हमें ध्यान देना था, जिसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम नहीं कर पाते, और वो क्या था? ये वाली इंफॉर्मेशन, ही कम्स टू रेस्ट फाइनली। ये कौन रेस्ट पे आ रहा है? कौन रेस्ट पे आ रहा है? रोनाल्डिनो रेस्ट पे आ रहा है, और कोई भी चीज अगर रेस्ट पे आती है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? 0। राइट, रेस्ट पे आने का मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 हो गया। तुम ये चेक करो, फाइनली, ये फाइनली होना चाहिए, इनिशियली नहीं, फाइनली होना चाहिए, ठीक है, फाइनली। तो इनिशियली भी था, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो इस केस में देखो यहाँ पे तुम अगर नोटिस करोगे, इनिशियली इसका स्लोप भी ऑलमोस्ट 0 है, इसका भी 0 है, बट इसका चेक करो, इसका फाइनल स्लोप इज नॉट 0, बट इसका चेक करो फाइनल स्लोप क्या है? 0 है। दिख रही है आपको? इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आई आपको? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? ये वाली पार्ट, यहां से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल टू 0 फाइनली होना चाहिए, और इसी को देख के हमने ऑप्शन सी को टिक किया। बोलिए। इसका मतलब दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कभी ना कभी दोबारा मैच किया होगा। जैसे तुम सोचो यहाँ पे हमने बॉल को फेंका, ठीक है, बॉल को फेंका, तो ये ऑलरेडी इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो पर्सन से तो ज्यादा ही है, रोनाल्डिनो से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जब ये बॉल यहाँ कहीं रहा होगा तो मे बी रोनाल्डिनो कहीं यहाँ रहा होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो ज्यादा है। कैन यू सी दिस? इसके रिस्पेक्ट में, बट ये तो एक्सेलरेट करके भाग रहा है ना, तेज भाग रहा है, तो इस केस में ये बॉल जब यहाँ पहुंचा होगा तब मे बी रोनाल्डिनो यहाँ पहुंच गया होगा, तब देखो दोनों की एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो चुकी है? सेम। और वो इंटरसेक्शन बेसिकली यहाँ पे जो है वो वही दिखा रहा है, दिख रही है आपको इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों की एक्स कोऑर्डिनेट एक ही हो गई है, और वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे आ चुके हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद फिर क्या है, ये डिसलरेट करना स्टार्ट करता है,
उसके बाद डिसलरेट करेगा तो फिर इस केस में क्या होगा, ये फास्टर है बट डिसलरेट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा हो जाएगी, बट फिर जाके ये यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा रेस्ट पे आ जाएगा, उस वक्त ये इसके हाथ में लैंड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इस थर्ड वाले ऑप्शन में काफी चीज सोचने का था, जो आपको अनफॉर्चुनेटली समझ तो नहीं आएगा। अगला सवाल, रोनाल्डिनो तो निपट गया, ये ओके, ये वाला। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत भी है। वो तो बता दिया था ना शायद, बट फिर भी बने तब तो, सब फिर भी तो नहीं बना, क्या फायदा हुआ बता के। ओके, इसके लिए थोड़ा सा इसको चेंज। अरे चाय इधर, अब ठीक है। Okay, इस क्वेश्चन में कह रखे हैं, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी 60 √2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन, एंड देन ही मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी, मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद वो भाग रहा है, मतलब वो कौन सा केस हो गया, वो रोनाल्डिनो वाला ही हो गया। ठीक है, बट अब उसके अलग अलग ऑप्शंस दे रखे, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए उन्होंने। यहाँ पे लिखा है यू मैक्स नहीं है, ये यू मैन होगा, ठीक है, मतलब मैन का इंफॉर्मेशन दे रखा है, यू ऑफ मैन इज 30 मीटर पर सेकेंड, और एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है। अब बोल रहे हैं कि पाथ ऑफ बॉल एज सीन बाय मैन कैसी दिखेगी, आप ये बताओ। ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी सेम चीज है, यहाँ पे मैन की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड दे दी, और पूछी कि आप बताओ मैन की वेलोसिटी या पाथ उसको कैसी दिखेगी। तीसरे केस में यू ऑफ मैन दे रखी है 0 है, बट एक्सेलरेशन ऑफ मैन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चौथे केस में यू ऑफ मैन 0 दे रखी है, बट एक्सेलरेशन ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। और चौथे केस में यू ऑफ मैन 0 है, बट एक्सेलरेशन ऑफ मैन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक एक करके सारा को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वाला को कंसिडर करते हैं। पहले ये बताओ कि ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मार्क कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 60 √2 इंटू 1/√2, कितना आएगा ये, 60 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में भी कितनी आएगी, 60 मीटर पर सेकेंड। ये जो मार्किंग कर रहा हूँ ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे पूछा क्या है, पाथ ऑफ बॉल एज सीन बाय मैन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मैन करनी है। मैन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 30 मीटर पर सेकेंड, और ये राइट की तरफ हम मानेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन को 30 मीटर पर सेकेंड अगर माना, तो इसके रिलेटिव करेंगे तो रिवर्ट एंड ऐड करना पड़ेगा। तो 60 में 30 को रिवर्ट करके ऐड करो, आपको क्या दिखेगा, 60 - 30 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम मार्किंग करें तो हमें क्या दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिखेगी, दैट वेलोसिटी विल बी 60 - 30। आपको बात समझ आ रही है, विच इज बेसिकली 30 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वो तो 60 ही रहेगी, करेक्ट है ना, आ रही बात समझ में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, वो अब इंसान के लिए क्या होगी, एंगल ऑफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन दिखेगी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये एंगल अगर थीटा मार्क कर रहे हैं, क्लियरली देख सकते हो tan थीटा की वैल्यू 2 है, दिख रही है। तो थीटा आपका क्या है, ग्रेटर देन 45 डिग्री होगी ना। देखो अब सारे ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए देखो, बी देखो, सी देखो, तीनों में क्या दे रखा है, 45। और वो तो नहीं सही है ना, 45 किसके लिए दिखेगा, जो ग्राउंड में स्टेशनरी होगा। बट जो इंसान भाग रहा है उसको थोड़ी 45 डिग्री दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा। तो आंसर कौन सी हो जाएगी, नन ऑफ दीज हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पे है, सेकंड वाले पार्ट पे है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड मैन की। तो अब यहाँ पे अगर आप फिर से रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरफ 60, इस तरफ 60 था, और हमने इधर भी 60 रिवर्ट करके ऐड कर दिया, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब अब क्या दिख रही है हमें, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ जो बॉल है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर है। और अगर ये ऊपर का प्रोजेक्शन है, उसको दिख रहा है ऊपर का प्रोजेक्शन है 60, सॉरी, हाँ सॉरी 60, मैं अपनी हैंड राइटिंग नहीं पहचान रहा हूँ, ठीक है 60 है। तो 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्टेड दिख रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इस केस में पाथ क्या दिखेगा आपको, बी दिखेगा। अंडरस्टूड। थर्ड पार्ट पे है, इस बार देखो उसने क्या कह रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन तो 0 है, बट एक्सेलरेशन आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। तो अब अगर मैं बॉल की लोकस को देखूं विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो इस बार हमें वेलोसिटी तो रिवर्ट करके ऐड नहीं करनी है, बट एक्सेलरेशन तो रिवर्ट करके ऐड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी में क्या है आपके पास, 60 इधर भी है, इधर भी 60 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे, करेक्ट है। ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, समझ आ रही है, 60 √2। बट अब एक्सेलरेशन की अगर आप बात करते हो तो नीचे की तरफ जी तो है ही है,
जो जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ये है जी, जो कि आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। और एक्सेलरेशन ऑफ मैन को जब आप रिवर्ट करके ऐड करोगे, तब आपको इस डायरेक्शन में कितनी दिखेगी? 5। ये रिवर्टेड एक्सेलरेशन ऑफ मैन है। अब इन दोनों का देखो, ये ध्यान देना कि जी 10 है और ये एक्सेलरेशन 5 है। तो 5 को मैं छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ और जी को जो 10 है उसको बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो ऑब्वियसली अब ये मुझे वर्टिकल की तरफ ज्यादा झुकी हुई दिखेगी। दिखेगी ना? आप देखो, ये वाली एंगल अगर आप निकालोगे, अगर इसको मैं कुछ भी एक अल्फा कह रहा हूँ, तो ये पक्का है अल्फा ग्रेटर देन 45 डिग्री है। ये आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। इनफैक्ट अगर एक चीज और नोटिस करोगे आप, तो वाई डायरेक्शन का मोशन तो अनअफेक्टेड ही, जैसा पहला हो रहा था अभी भी वैसा ही होगा। बट अब एक चीज नोटिस करो, एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है वो रिटार्डेड है। कैन यू सी दैट? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 60। बट इस बार एक्स डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन का एक एक्सेलरेशन भी है, कितने का? 5 का। तो एक्स डायरेक्शन में पहले हम क्या बोलते थे? एक्स डायरेक्शन में बोलते थे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। बट इस बार क्या हम ये बात बोल पाएंगे? ऊपर नहीं। जाने का टाइम 6 सेकंड है, नीचे आने का टाइम भी 6 सेकंड है। कैसे पता चल रहा है? 60 है ना वेलोसिटी, तो 60/10 करेंगे। तो 60/10 जाने का टाइम और 60/10 आने का टाइम। तो ये 6 सेकंड में जितना आगे जाएगा, अगला 6 सेकंड में उससे क्या होगा? रिलेटिवली कम जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस बार क्या है? डिसेलरेटेड मोशन है। तो इसलिए आपका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट में आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखना चाहिए। तुम अगर नोटिस करोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है। ये सही भी है। इसमें देखो, पहले छोटा बनाया है बाद में बड़ा बनाया है। क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो एक्सेलरेटेड हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमें डिसेलरेटेड दिखानी है। इसमें चेक करो, इसमें भी पहले बड़ा है और बाद में छोटा है। इसका मतलब इन दोनों में कंट्रोवर्सी आ गया। क्या आपको बात समझ आ रही है? ये तो नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये दोनों हमने रूल आउट कर दिया है। अब इन दोनों में से कौन सा है? देखो, इसमें बोल रही है ये थीटा जो है, मतलब जितना एंगल पे वो गिर रहा है वो लेस देन 90 होगा। और यहाँ पे कह रहे थीटा एग्जैक्टली 90 होगा। अगर एग्जैक्टली 90 है, इसका मतलब इसमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? 0। एक बार चेक कर लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस में निकालूं, तो वेलोसिटी फाइनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर निकालें तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी है? 60। एक्सेलरेशन कितनी है? 5। टाइम कितना है? 12। 12 × 5 तो 60 है, 0 ही आ गई। इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो गया? इसका मतलब ये वाली करेक्ट हो गई। आई बात समझ में? ठीक है। और ये ध्यान रखना कि इधर का डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा है कंपेयर टू ये वाले पार्ट का। ठीक है। दिस इज, अगर ये S1 कह रहे हो और ये S2 कह रहे हो, तो S1 आपका, S1 विल बी ग्रेटर देन S2। और ये क्यों कह रहे हैं? सिंस डिसेलरेटेड मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है। बोले बाप रे, इतना सारा कुछ सोचना था, हम तो सोच भी नहीं रहे थे, हम तो डायरेक्टली करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। हाँ। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट उसने क्या कह रखा है? इनिशियल वेलोसिटी मैन की 0 है, बट एक्सेलरेशन ऑफ मैन इस बार 10 दिया है। फिर से सोचो इस बार, इस तरफ 60, इस तरफ 60, इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल पे? 45। राइट, ये 45 है। अब ये सोचो कि एक्सेलरेशन में जी नीचे की तरफ जो कि 10 है, और एक्सेलरेशन ऑफ मैन भी 10 दे रखा है। उसको जब आप रिवर्ट करके ऐड करोगे, क्या एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड एज जी है? और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, तो क्या एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी? आएगी नहीं आएगी? अब ये सोच के देखो, अगर ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन की आ गई है, तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो फिर पाथ बेंड क्यों करेगा? तब तो उसी लाइन पे चलता रहेगा। इस केस में क्या दिखाई देगा आपको? इस लाइन पे गया ऐसा, एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, फिर रिटर्न भी आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू विल सी। तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाएगा। तो इस केस में अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा पाथ आपका आ रहा है। ये देखो ऑप्शन सी। कैन यू सी दिस? ठीक है। अब आए फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में इस बार देखो एक्सेलरेशन को बढ़ा दे दिया। कैन यू सी दैट? एक्सेलरेशन से 12 दे दिया। फर्स्ट केस में उसने एक्सेलरेशन 5 दिया, फिर एक्सेलरेशन क्या दिया आपका? 10। अब 12 दे दिया है, अब बढ़ा कर दिया। अब इस केस में क्या होगा सोचो, इस थर्ड केस के लिए। इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी दे रखी है 60,
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है 60, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये 45 डिग्री पे आ गया। अब हमारे पास क्या है, जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो कि 10 है, और इधर एक्स डायरेक्शन में अब बड़ा एक्सेलरेशन है, यह है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे, ये ध्यान देना इस बार थोड़ी ज्यादा इसकी तरफ झुक जाएगी इधर। आपको बात समझ आ रही है, जो बड़ा वेक्टर होता है उसकी तरफ झुक जाएगा ना ये। तो ये एंगल अगर थीटा निकालोगे, ये थीटा आपकी लेसर देन 45 डिग्री आएगी। आपको बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या है, अब इसकी तरफ क्या होगा, इसकी तरफ मोशन झुक जाएगा, झुके ही नहीं दिखेगा। पाथ तो पैराबोलिक होगी, ये श्योर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो पता चल ही रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पैराबोलिक पाथ ही होगी, और पैराबोलिक पाथ हमेशा क्या होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स दी नेट एक्सेलरेशन होगा। तो नेट एक्सेलरेशन तो इस लाइन से देखो, इस लाइन से इस तरफ है, उल्ट इस लाइन से थोड़ा सा इधर बेंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस तरफ पाथ क्या होना चाहिए, बेंड हो जानी चाहिए। तो पाथ कैसी दिखेगी आपको, द पाथ विल अपीयर लाइक दिस, ऐसा। आपको बात समझ आ रही है, जैसे जब आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो सोचो, और ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है तो क्या बोलते हैं, ऐसा आता है ना। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, इफेक्टिव ग्रेविटी कौन सा डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का ग्रेविटी है, तो इसकी तरफ आपको झुकाना पड़ेगा, ऐसा लाना पड़ेगा। आई बात समझ में, सो दिस इज व्हाट द पाथ विल अपीयर टू बी। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन तो बकवास है क्योंकि क्लोज कर्व बना दिया। सेकंड ऑप्शन भी बकवास है क्योंकि इंटरसेक्टिंग कर्व बना दिया, पैराबोला कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, थर्ड वाला केस देखोगे, तो एक्जैक्टली वहां पे वो पैराबोला आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली पैराबोला थोड़ा सा ज्यादा, इसको थोड़ा सा इसको अच्छा बनाना चाहिए था, ये इतना अच्छा बनाया नहीं इन्होंने, ये कुछ ऐसा बनता।